चार बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। ये फेमस लाइंस हैं बाय चंद्रबरदाई, जो कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। कहा जाता है मैसेज दे रहे थे रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ टारगेट, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी तकनीक में पारंगत थे, यानी बिना देखे भी शब्द के आधार पर टारगेट को आइडेंटिफाई कर पाना और उस पर अचूक निशाना लगा पाना। पृथ्वीराज चौहान अभी चर्चा में है। उनकी लाइफ से जुड़ी जो मूवी है उस पर कंट्रोवर्सी हो गई है। एक तरफ गुर्जर कम्युनिटी से जुड़ी संस्था कह रही है कि वो तो गुर्जर थे, दूसरी तरफ राजपूत कह रहे हैं कि नहीं वो तो राजपूत थे। आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में इतिहास पर कोई मूवी बनती है तो वो कंट्रोवर्सी में कैसे आ जाती है, यानी इतिहास तो फैक्ट है ना, तो फिर उसमें डिफरेंट ओपिनियन कैसे हो सकती हैं। देखिए, हम इतिहास के बारे में जानते कैसे हैं। एक तरीका है लिटरेरी वर्क्स, यानी उस समय में कुछ बुक्स लिखी गई हों, उस समय के आसपास उस राजा के कार्यों पर कुछ लिखा गया हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बुक जो उस समय में लिखी गई, उस राजा पर लिखी गई, उसमें अगर डिफरेंस हो, फिर आप किसको मानेंगे? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ऐसे में जो बुक ज़्यादा पॉपुलर होती है, वाइडली एक्सेप्टेड होती है, बॉलीवुड डायरेक्टर उसके आधार पर मूवी बना देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जो दूसरी बुक है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, यानी कि आप जो बना रहे हैं वो तो ऐतिहासिक रूप से गलत है। तो एक तो कंट्रोवर्सी का कारण ये होता है। फिर आप कहेंगे कि गुर्जर या राजपूत, ये डिफरेंट कम्युनिटीज ऐसा करने से क्या गेन कर लेंगी? देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स भी ना कहें तो हर एक समुदाय चाहता है अपने आप में प्राउड करने के लिए कुछ सिंबल्स उसके पास हों। तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान एक सिग्निफिकेंट सिंबल हैं। तो यानी कि आपकी आइडेंटिटी उनकी आइडेंटिटी से जुड़ती है तो समाज को बूस्ट मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें जानना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लिटरेरी वर्क्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, टेरिटरी के बारे में। साथ में यूपीएससी मेंस से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थीम मुझे दिख रही है। क्यों? पिछले कुछ समय में हमने कई ऐसी कंट्रोवर्सीज देखी जहाँ पर मूवीज के टाइटल, मूवी में ये नहीं होना चाहिए, सेंसरशिप पर बात हुई। तो ऐसे में एक तरफ तो आती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान से जुड़ी राजनीति, समुदाय से जुड़ी राजनीति, कास्ट रिलीजन से जुड़ी राजनीति भी इसी का भाग होती है। और दूसरी तरफ आती है क्रिएटिव लिबर्टी और आर्ट। हम किसको प्रेफरेंस दें? क्या अगर कोई समुदाय आवाज़ उठाए कि भाई इस मूवी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका टाइटल चेंज होना चाहिए, क्या सरकार को उस समुदाय की बात को सुनना चाहिए या फिर उस व्यक्ति जिसने उस मूवी को बनाया है उसके क्रिएटिविटी के अधिकार को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? तो ये एक इम्पोर्टेंट डिबेट है। डिटेल में जाने से पहले आपके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप लोग अगर कोई यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है तो 9999 में अवेल कर सकता है त्यागी फ्लैश ये कोड यूज़ करके। अगर वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज या कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू पर। नाउ दिस क्लेम्स मैंने आपको बताया क्या क्या है। राजपूत कम्युनिटी ये भी कह रही है कि आपने सम्राट वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, केवल पृथ्वीराज क्यों यूज़ किया। फाइनली मूवी का नाम चेंज हो गया और सम्राट भी अब आ गया है। अबाउट पृथ्वीराज चौहान, इनके 3 नाम बताए जाते हैं, पृथ्वीराज III, राय पिथौरा और पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के बेटे थे। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने राज को संभाला था। कहा जाता है कि पिता की उस टाइम मृत्यु हो गई थी। चौहान डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जो दिल्ली के थ्रोन पर बैठे थे। एक्सपेंशनरी इनकी पॉलिसी थी, यानी कि इन्होंने अपने पिता के बाद अपने राज को बढ़ाया था। इसमें महत्वपूर्ण मिलिट्री स्किल्स काम आई थी। शब्दभेदी तकनीक का मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया है। अजमेर और कन्नौज की पॉलिटिकल राइवलरी थी। आपने सुना होगा जयचंद का नाम। जयचंद क्योंकि पॉलिटिकल राइवल थे पृथ्वीराज चौहान के, वो नहीं चाहते थे कि संयोगिता, उनकी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। लेकिन संयोगिता का मंशा अलग थी। जब स्वयंवर होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है, तो संयोगिता उनके स्टैचू से शादी कर लेती हैं। चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जाते हैं कन्नौज और जयचंद के लोगों से फाइट करते हैं। उसके बाद संयोगिता को उनकी कंसेंट से एब्डक्ट करके ले आते हैं। ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ये सब एक समय पर पृथ्वीराज चौहान के अंडर था। फुटहिल्स ऑफ हिमालय से लेकर माउंट आबू की पहाड़ियों तक, यानी कि प्रेजेंट के हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का हिस्सा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, इवन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर सतलज रिवर से लेकर बेतवा रिवर के बीच का जो पार्ट था, ये पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत था। पृथ्वीराज चौहान ने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई थी स्कॉलर्स की, पोएट्स की, और उनका जो लीड करते थे उनको पद्मनाभा कहा जाता था। ये फेमस पोएट्स थे उनके राज में, जैनका, विद्यापति गौड़ा और पृथ्वी भट्टा। जो चंद्रबरदाई हैं उनका दूसरा नाम है पृथ्वी भट्टा। अब देखिए, 2 फेमस टेक्स्ट हैं, एक है पृथ्वीराज विजय और एक है पृथ्वीराज रासो। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर पृथ्वीराज रासो है, लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं ज़्यादा ऑथेंटिक पृथ्वीराज विजय है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज रासो में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई गई हैं।
बैटल्स, चंदेलास के साथ उन्होंने फाइट की। ये एरिया है जिसमें चंदेलास का राज होता था। खजुराहो टेम्पल आपने सुना होगा, वो चंदेला रूलर्स ने बनाया था। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, उनको ह्यूज सम ऑफ बाउंटी मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद जो चंदेला रूलर्स हैं वो रिक्लेम भी कर लेते हैं अपनी टेरिटरी का एक बड़ा पार्ट। मोहम्मद गौरी के साथ हुए दो बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1191 1192, ये ज़्यादा फेमस रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इस वजह से होता है क्योंकि मोहम्मद गौरी ऑलरेडी चौहान डायनेस्टी की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं और आज के भटिंडा को कैप्चर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अब राजा अपनी टेरिटरी को रिक्लेम करने आएगा। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी फोर्सेस के साथ जैसे मूव कर रहे होते हैं इस तरफ, तो ऐसे में हरियाणा के पास ये करनाल में यहाँ पर तराइन जगह पड़ती है। तो यहाँ पर ये बैटल होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी रिट्रीट कर रहे होते हैं, यानी कि वापस जा रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उनके पीछे नहीं जाते क्योंकि उनका कहना था कि बीच में जो टेरिटरीज पड़ेंगी मैं उनके साथ एंगेज नहीं होना चाहता। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये एक भूल थी क्योंकि अगले ही साल मोहम्मद गौरी और ज़्यादा फोर्सेस के साथ टर्किश आर्चर्स के साथ वापस आते हैं और सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, इस पर अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि उसी बैटल में अंत हो गया था पृथ्वीराज चौहान का, कुछ कहते हैं कि नहीं, कैप्चर कर लिया गया था, उनको ब्लाइंड कर दिया गया था और ब्लाइंड होते हुए भी शब्द भेदी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने एंड करा था मोहम्मद गौरी का। एक और व्यू है, वो कहते हैं कि देखिए पृथ्वीराज चौहान को अपने अंडर ही राजा की तरह काम करने की अनुमति मोहम्मद गौरी ने दे दी थी क्योंकि कुछ कॉइन्स मिलते हैं उस समय के जिसमें पता लगता है कि एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का इंस्क्रिप्शन है। तो यानी कि ये कब हो सकता है, जब राजा ने इसकी अनुमति दी हो। तो ये एक बात कही जाती है। एक और बात है कि इस सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद ये करनाल के पास से जब डिफीट हो गई थी तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान सिरसा की तरफ जा रहे थे, वहां पर कैप्चर किया जाता है और वहीं पर उनका एंड होता है। तो यानी कि अलग अलग व्यू हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जेम्स टॉड कहते हैं ये लास्ट हिंदू एम्परर थे क्योंकि इनके बाद जब मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और उसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ देते हैं इस एरिया के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड आता है दिल्ली थ्रोन पे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्स्ट इंक्लूड पृथ्वीराज चौहान? कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ऐसे कम्युनिटी सेंसिटिवनेस वर्सेस क्रिएटिव लिबर्टी, तो हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ऐसे है 1000 से 1200 वर्ड्स, यानी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओपिनियन, यानी कि आपको दोनों ही पक्षों के बारे में आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, देन यू कैन एक्चुअली वीव योर एसे। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।